वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमरीकी दारुल हुकूमत में सफ़ेद फार्म कौम परस्तों की एहतजाजी रैली और इसके खिलाफ मुजाहरा। अमरीका में तासुब और नस्ल परस्ती पर बहस एक बार फिर गर्म। और वो क्या मामलात हैं जो पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। आज के शो में मजीद किन मौज़ूआत पर रिपोर्ट शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका खलाई फौज बनाने की राह पर। जो नई जनरेशन है, नौजवान नस्ल की सलाहियतों को बुरुए कार लाने की राह में हाल चैलेंजेस। पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और मर्दों के लिए मखसूस समझा जाने वाला एक शोबा खवातीन की दस्तरस में। गुज़िश्ता बरस वर्जीनिया के शहर शार्लेट्सविल में होने वाली पुरतशद्दुद नस्ली मुजाहिरों के 1 साल मुकम्मल होने पर इतवार के रोज़ सफ़ेद फार्म कौम परस्त अफराद ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एक मुजाहिरा किया। तहम इस मुजाहिरे के जवाब में बड़ी तादाद में ऐसे लोगों ने भी वहाँ मुजाहिरा किया जो तासुब से पाक अमरीका के हक में थे। मज़ीद तफसीलात के साथ नुकबत मलिक हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नुकबत, बताइए कि ये मामला है क्या और गुज़िश्ता बरस शार्लेट्सविल में ऐसा क्या हुआ था जिसके अंजाम पर यह पुरतशद्दुद मुजाहिरा वहाँ हुआ और फिर वाशिंगटन में 1 साल मुकम्मल होने पर। जी साकिब, गुज़श्ता बरस ये मामला रियासत वर्जीनिया के इलाके शार्लेट्सविल में शुरू हुआ था, जहां पर रॉबर्ट ली नामी एक कन्फेडरेट फौजी का मुजस्मा जो था उसे हटाने का फैसला किया गया। रॉबर्ट ली ने अमेरिका में होने वाली सिविल वॉर में जो है वो शुमाली वर्जीनिया की फ़ौज की कमान संभाली थी और ये 11 रियासतों पर मुश्तमिल ये फ़ौज थी जो अमेरिका में ग़ुलामी के हक में थी। लेकिन 3 साल की लड़ाई के बाद इस फ़ौज को शिकस्त हुई। बाद में रॉबर्ट ली का मुजस्मा जो है वो शार्लेट्सविल में बहुत बड़ा मुजस्मा रखा गया। गुज़श्ता बरस शहर की इंतजामिया ने फैसला किया कि इस मुजस्मे को हटाया जाए, जिसके बाद इलाके के जो सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त अफराद थे वो इस मुजस्मे को बचाने के लिए बाहर निकले। ऐसे में इनके मुखालिफिन भी सामने आए, आपस में झड़पें हुई, तशद्दुद की तरफ बात गई और नतीजे में एक खातून हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अमेरिका भर में इस रैली को इन मुजाहिरों को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसी गिरोह ने सफ़ेद फार्म लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की ठानी और इस बार उन्होंने दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जो है इस रैली का एहतमाम करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है ये रैली जो है मुनक़्क़िद की गई। लेकिन इस रैली को जो है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद ने बाहर निकल कर नाकाम बना दिया जो अमेरिका में तासुब और नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये यूनाइट द रैली के मुजाहिरीन नहीं बल्कि इसकी मुखालफत में वाशिंगटन DC की सड़कों पर निकलने वाले अमरीकी हैं। हम एक ऐसे सियासी माहौल में रहते हैं जहां स्याह फार्म अफराद के हुकूक के लिए एक बड़ी तंजीम NAACP काम करती है। यहूदियों को ADL नामी तंजीम की हिमायत हासिल है, लेकिन सफेद फार्म लोगों के हक के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इस बात को बदलना होगा। अगरचे यूनाइट द राइट या दाएं बाजू की सोच वालों को मुत्तहिद करो रैली के मुंतज़मीन ने वाशिंगटन में करीबन 400 अफराद के मुजाहरे का इजाज़तनामा हासिल किया था, ताहम इसमें सिर्फ 24-25 अफराद ही शरीक हुए। ये तादाद यूनाइट द राइट की शार्लेट्सविल में 1 साल पहले होने वाली रैली की तादाद से कहीं कम थी। गुज़श्ता रोज होने वाली रैली में हुक्काम ने भरपूर कोशिश की कि इस मुजाहरे और इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद को एक दूसरे से अलग रखें। मुल्क में सब अफराद की इस किस्म के इवेंट्स पर नजरें होती हैं और फिर वो कहते हैं कि सफेद फार्म अफराद जमा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जरूरी है कि दीगर अफराद बाहर निकले और बताएं कि हम ऐसे नहीं हैं और ना ही हम अपने मुल्क में इस किस्म के अफराद को बर्दाश्त करेंगे। वो जहाँ से आए हैं वो वहाँ वापस जा सकते हैं। गुज़श्ता रोज भी मुजाहिरीन और कारकुनों के दरमियान तनाव की कैफियत कायम रही। वो जो भी पैगाम दे रहे हैं हम उसे नापसंद करते हैं, लेकिन जैसे हमें यहाँ आने का हक है उसी तरह वो भी ये हक रखते हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं, हम यहाँ हैं वो भी यहाँ हैं और हम सबको आज़ादी राय का हक है। और गुज़श्ता बरस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन शार्लेट्सविल में होने वाले इन मुजाहिरों की मज़म्मत ज़रूर की थी, ताहम उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इसका इल्ज़ाम जो है वो दाएं और बाएं दोनों जानिब के बाजुओं पर लगा दिया था। इस साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रैली से एक दिन पहले एक बार फिर इस बारे में ट्वीट की और इस बार उन्होंने तमाम अमरीकियों को मुखातिब करके कहा कि हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहिद होना होगा और वो हर किस्म की नस्ल परस्ती और तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं।
نخبت مرد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس. اور ان واقعات کے بعد یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی اس وقت کس قدر سنجیدہ مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے. ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 100 سال کی طویل جدوجہد کے بعد سیاہ فاموں کی غلامی کا خاتمہ کیا گیا, جہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعصب کے خاتمے اور برابری کے حقوق کے لیے آج سے 50 سال پہلے شہری حقوق کی تحریک چلائی گئی, جس کا نتیجہ سول رائٹس ایکٹ کی منظوری کی شکل میں سامنے آیا. وہاں یہ سوال ایک بار پھر کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قاسم رشید, جو کہ انسانی حقوق کے ایک وکیل ہیں اور مصنف بھی ہیں. قاسم, پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں جو نسل پرستی کے مسئلے پر بحث ہے اور یہ دونوں طرف سے جو بیانات ہیں اور دونوں طرف سے جو مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ہسٹری ریسزم کی ہے, آج کے لوگ ابھی تک نہیں مانتے. آج کے لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پرانے زمانے میں ہوا تھا وہ بات ختم ہو گیا اور اب ایک نیا زمانہ آ گیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہوا تھا 100-200 سال پہلے, اس کا نقصان ابھی تک ہو رہا ہے. ابھی تک اس ریسزم کا امپیکٹ آج کل ہو رہا ہے, اور وہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ وہ امپلائمنٹ میں نظر آتا ہے, اسکول میں نظر آتا ہے, ہاؤسنگ میں نظر آتا ہے, ہر ایک امریکہ کی جگہ میں نظر آتا ہے. اور جب تک یہ لوگ نہیں مانتے کہ اس ریسزم کا ابھی تک امپیکٹ ہو رہا ہے, اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آ سکتے. امریکہ کو آزاد ہوئے تقریباً 250 سال ہو چکے ہیں. ایک طویل جدوجہد کے بعد بہت سے قوانین آئے, بہت سے ایکٹس شامل کیے گئے, آئین کے اندر ترمیم کی گئی اس سلسلے میں. تو امریکہ کیا سول رائٹس کی موومنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا ابھی تک؟ نہیں, اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آئین میں لکھنا ایک بات ہے, لیکن اس پہ قائم کرنا, اس پہ ایکٹ کرنا پریکٹیکلی بالکل اور بات ہے. جب جن لوگوں نے آئین لکھا امریکہ کا, وہ لوگ خود سلیو ماسٹر تھے, ان کے اپنے سلیوز تھے. تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول, دوسری طرف سے اپنے سلیوز کو مار رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ کا فرق پڑتا ہے. تو جب یہ لوگ ایک طرف سے ہپاکریسی دکھا رہے ہیں, تو پھر لوگوں نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. لیکن پھر دیکھیں, اس 50 سال کے بعد سول رائٹس کے ایک افریقن امریکن پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے, اور اسی ملک کے اندر جن کو 50 سال پہلے حقوق برابر کے نہیں تھے, وہ پریزیڈنسی تک پہنچ جاتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں امریکہ کتنا آگے آیا ہے اس کے بعد, ان تمام کوششوں کے بعد؟ ٹھیک ہے, کئی جگہوں میں امریکہ آگے آیا ہوا ہے, لیکن ایک بندہ کا مثال دینا کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو ایکوالٹی مل گئی ہے. پریزیڈنٹ اوباما, ٹھیک ہے, وہ افریقن امریکن تھے اور وہ صدر بن گئے, لیکن وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشنز پروو دا رول. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں, جو غربت ہے, جن لوگوں کو وہ پریزن میں ڈال رہے ہیں, وہ زیادہ تر افریقن لوگ ہیں, افریقن امریکن لوگ ہیں. اور جو ابھی بھی اس ایڈمنسٹریشنز کے اصول ہیں, وہ بھی مائیگرینٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, افریقنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو پالیسیز ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ سول رائٹس موومنٹ کی قسم کی کوئی اور تحریک جنم لے سکتی ہے؟ پہلے تو صرف بلیکس اینڈ وائٹس کا معاملہ تھا, اب تو بہت سے ڈفرینٹ رنگ اور نسل کے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں, اور اس ملک کے آئین کی بنیاد بھی یہی ہے کہ رنگ, نسل, قومیت, مذہب اور کسی قسم کا تعصب نہیں ہوگا, سب برابر ہیں. وہی نا, مطلب کہنا ایک بات ہے, عمل کرنا اور بات ہے. تو کیا کوئی اور تحریک جنم لے گی؟ کچھ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے 1950s میں ہوا تھا. یہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, جو انہوں نے آئین میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ عمل کرنا اور بات ہے. اور وہ صرف قانون کرواتا ہے. تو امریکی قانون, آپ ایک لائر ہیں, امریکی قانون برابری کے حقوق کے لیے, تعصب کے خاتمے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس میں کتنی سختی ہے؟ امریکہ میں اس میں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو امریکہ کی فرسٹ امینڈمنٹ ہے نا, وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی نے پریجوڈس ہو رہا ہے کسی اور کے خلاف, وہ ہو سکتے ہیں. وہ صرف گورنمنٹ سزا کیا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو؟ سزا کوئی نہیں ہے, یہی بات ہے, سزا تو ہے ہی نہیں. سزا اس وقت ہے جب گورنمنٹ پریجوڈس کرتی ہے, جب گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے, پھر سزا ہے. لیکن اگر میں آپ سے خلاف کوئی بات کروں آپ کے مذہب کے بارے میں یا آپ کے اسکن کلر کے بارے میں, اس میں کوئی سزا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ وائٹ سپریمیسسٹ دہشت گردوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ واشنگٹن ڈی سی آ کے اپنا جو ریسزم ہے وہ دکھائے, کھلی چھٹی ان کی ہے دکھانے کے لیے, کیونکہ حل کیا ہے اس چیز کا؟ حل یہ ہے کہ ہم آپس میں رابطہ کریں, ہم عدل استعمال کریں, ہم عدل اختیار کریں, ہم انصاف سے کام کریں. جب تک ہم خود سٹیزنز اس طور پر کام نہ کریں, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. قاسم رشید, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو.
اور बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक वफ्द हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। जून के आखिरी हफ्ते में FATF ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया था जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली वसाइल की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए थे। अपने 4 रोज़ा दौरे में FATF का वफ्द इस लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट और किए गए इक़दाम का तफसीली जायजा लेगा और ये फैसला करेगा कि आया पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। और दहशतगर्दी के अलावा पाकिस्तान को मुआशी और इक़्तिसादी सतह पर भी कई चैलेंजेस का सामना है। आज कौमी असम्बली में हल्फ उठाने वालों में से अक्सरियती जमात के कामयाब नुमाइंदों का दावा रहा है कि उनके पास मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है और उनके पास मंसूबे भी हैं, लेकिन इन दावों को अमली तौर पर पूरा करना किस हद तक मुमकिन होगा, इस बारे में वाशिंगटन में भी तज्ज़ियाकार सवाल उठा रहे हैं, जिनको जानने की कोशिश की हमारे साथी वर्दा खलील ने। आइए देखते हैं। मेरे लोगों ने कोशिश की। पाकिस्तान में नई हुकूमत को दरपेश हो सकने वाले चैलेंजेस इस वक्त वाशिंगटन DC के कई थिंक टैंक्स के मुज़ाकरात का मौज़ूए बहस बन रहे हैं। हुकूमत को आते ही मुआशी चैलेंजेस का सामना करना होगा। लगता तो यूं है कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना ही होगा, जिसके तकनीकी मसाइल भी हैं कि क्या नई हुकूमत कर्जे के हजम और हद पर बात करने के लिए तैयार होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज इसका सियासी पहलू है, क्योंकि ये पैकेज कुछ शराइत के साथ दिया जाएगा जो मुमकिन तौर पर उन लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक मुज़ाकरे में स्काइप के जरिए शरीक PTI के रहनुमा असद उमर का कहना था कि उनकी जमात मुआशी मसाइल, इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी इदारों को मजबूत करने और करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम करने के लिए तैयार है। लेकिन इस ही मुज़ाकरे में मौजूद कई अमरीकी माहिरीन इस हवाले से नई हुकूमत की कामयाबी के बारे में ज्यादा पुरउम्मीद नहीं। एक 100 दिन का प्लान दिया है PTI की हुकूमत ने, मेरे नज़दीक शायद बहुत ज़्यादा वादे उसमें कर लिए हैं, उसको मैनेज करना होगा एक्सपेक्टेशंस को। तो मेरे नज़दीक उनकी जो लेगेसी है और जो लोग जो जज करेंगे उनको, वो करप्शन के इशू पे करेंगे। ताहम तज्ज़ियाकार डैनियल मार्की इस सूरत हाल में आने वाली हुकूमत के लिए उम्मीद की किरण भी देखते हैं। जब मैं हम आहंगी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इनका फौज के साथ तनाव का रिश्ता नहीं होगा, जो इससे पहले नवाज शरीफ, बेनजीर या जरदारी की हुकूमत के साथ रहा है। ये इस हुकूमत के लिए सुनहरी मौका भी है कि वो मामलात का हल खुश असलूबी से तलाश कर सके। दुई पाक अमरीका ताल्लुकात के माहिर मोइद यूसुफ की राय में अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के हकीकी मसाइल से अनजान हैं। अमरीका में जो बहस है पाकिस्तान पे, वो मुझे लगता है उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। वो बहस सिर्फ एक नुक्ते पे है और वो है अफगानिस्तान और तालिबान के मामले पे। लेकिन जब आप पाकिस्तान में बात करते हैं, वहाँ पे जो बहस है वो डोमेस्टिक इशूज पे है। वहाँ पे बहस ये है कि इकोनॉमी को किस तरह दुरुस्त करना है। अब ये बात दुरुस्त है कि उसका जो है ताना बाना जाके मिलता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से, पाकिस्तान की इंप्रेशन से। इस दौरान पाकिस्तानियों की नजरें नई हुकूमत पर होंगी कि वो अपने पहले 100 दिन के लिए किए जाने वाले वादों पर किस हद तक पूरा उतरती है। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियां देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में इलेक्शन कमीशन के करीब खुदकुश हमले में एक शख्स हलाक हो गया है, जबकि सूबा गजनी के दारुल हुकूमत गजनी पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान जंगजुओं के दरमियान झड़पों का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा। इलाके से हजारों शहरी भाग रहे हैं, जबकि अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की मदद के लिए अमेरिका ने फौजी मुशीरों को गजनी रवाना कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने दोनों फरीकों से शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करने का मुतालबा किया है। शाम के शहर इदलिब में एक रिहायशी इमारत में धमाके में मरने वालों की तादाद 69 हो गई है, जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि अब भी दर्जनों अफराद लापता हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इमारत को असलहे के जखीरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें धमाके के बाइस कई मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। खला के लिए भी फौज तैयार करेगा, ये फैसला तो कांग्रेस करेगी, लेकिन अमरीकी महकमा दफा ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेंटागन अमेरिका के खलाई असासों की बेहतर हिफाजत के लिए एक स्पेस कमांड सेंटर कायम कर रहा है। ये एक ऐसे मकसद के हसूल का मंसूबा है जो कभी नामुमकिनात में शुमार होता था।
गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि ये कमांड खला में रूसी और चीनी खतरात के मुकाबले के लिए अमेरिकी फौज की छठी शाख यानी खलाई फौज के क़याम की जानिब पहला कदम है। रूसी और चीनी इक़दामात से वाज़ेह है कि हमारे मुखालफीन ने पहले ही खला को एक जंग का मैदान बना डाला है और अमेरिका इस चैलेंज से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी फौज के लिए किसी भी नई शाख की तश्कील कई दहाइयों में नहीं हुई। आखिरी बार हमने 1947 में फौज में एक नई शाख या नए दस्ते का इजाफा किया था और इसका आदी होने में हमें काफी अरसा लगा था। लेकिन जिस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद फजाई ताकत की अहमियत को समझते हुए फजाई फौज का क़याम अमल में लाया गया था, उसी तरह खलाई फौज के हामी समझते हैं कि अब खलाई फौजी दस्ते की तैयारी ही फौज का अगला कदम होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम खला की जानिब बढ़ रहे हैं और हमारी मईशत के लिए खला जितनी अहमियत इख्तियार कर गई है, अब हमें ऐसे पेशावर अफराद की एक फौज की जरूरत है, खला ही जिनका ओढ़ना बिछोना हो। वज़ीर दिफा जिम मैटिस जो कभी फौज की एक नई शाख तश्कील देने के मुखालिफ थे, अब खलाई फौज की तश्कील के अमल की तौसीक कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल कांग्रेस को लिखे अपने एक खत में सेक्रेटरी मैटिस ने खबरदार किया था कि एक ऐसे वक्त में फौज में मजीद इजाफा बेहतर नहीं जब अमेरिका अपने अखराजात में कमी पर तवज्जो दे रहा है और इत्तेहादी अफवाज के साथ जंगी ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहा है। ताहाल खलाई फौजी दस्ते में अमेरिका की फौज के खलाई एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है और मवासलात, मिसाइल वार्निंग्स और GPS के लिए खुदकार सैटेलाइट्स की हिफाजत पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि सदर ट्रंप की जानिब से कांग्रेस से कह दिया गया है कि नई खलाई फौज की बाज़ाब्ता तश्कील साल 2020 तक मुकम्मल कर ली जाए। पाकिस्तान में बहुत से नौजवान इसलिए भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जॉब मार्केट के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं, लेकिन ये मसला खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स की मदद से हल हो सकता है और इसकी कामयाब मिसाल देखने को मिली है वादी हुंजा में, जहां खवातीन को बढ़ई का काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। देखते हैं आज के मेड इन पाकिस्तान में। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े वादी हुंजा अपनी खूबसूरती और मुनफरिद सकाफती रवायात की वजह से जानी जाती है, लेकिन इस इलाके की खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। मेरा नाम आमना और मैं कारपेंट्री में काम करती हूँ। मैं फर्स्ट वीमन कारपेंटर हूँ। 2008 में मैंने स्टार्ट किया था कारपेंट्री। उस टाइम हम 2 खवातीन थे, मैं और मेरी साथी गुलशन, हम 2 ने स्टार्ट लिया था। अभी माशाल्लाह हमारे कारपेंट्री ग्रुप में 43 खवातीन काम करते हैं। खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने का ये प्रोजेक्ट आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने शुरू किया है, जिससे अब तक 110 खवातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं। इन शोबों में कारपेंट्री या बढ़ई का काम भी शामिल है। पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आरी चलाना, गुनिया पकड़ना, पेंसिल खींचना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर जब हमने काम दिलचस्पी से लिया तो हमें मुश्किल नहीं लगा। हमने सोचा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये जारी रखेंगे। क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत पहले डेथ हो गई थी और मेरे घर में ऐसे में पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन मेरे सामने ऐसे रास्ते नहीं थे कि मैं आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि एक खातून होते हुए घर से निकल के कम से कम मैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए सपोर्ट करूं। शुरू में हमें बहुत सी मुश्किलें यहाँ सामने आई, इवन सोशल हमारे माशरे में, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। शुरू में लोग कहते थे कि ये मर्दों का काम है, आप ख़वातीन हो के ये काम क्यों कर रहे हैं। मगर इन्होंने शिकस्त न मानने का फैसला कर लिया था। अपनी बेहतरीन सलाहियतों को आजमाते हुए हुंजा के मखसूस तर्ज के फर्नीचर समेत इमारतों में लकड़ी का काम इन्होंने इस महारत से अंजाम दिया कि लोग सराह रहे हैं, बल्कि इनका काम माहौल को बचाने में भी मददगार साबित हो रहा है। अल्तित में ही एक अभी हमने बिल्डिंग बनाया है, वो प्रॉपर म्यूजिक स्कूल है जो कि खवातीन ने बनाया है उसे, और अभी एक मॉडल हमने बनाया है जो टोटली वुडन एक घर बनाया है। और ये एक हमारे प्रोजेक्ट का एक बड़ा अचीवमेंट है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम फॉरेस्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोकल ग्रोन वुड जो है, ग्रीन वुड जो हम खुद लगा सकते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं।
फरमान बीबी ने अपने इस काम की वजह से न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल की बल्कि अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया। मेरे घर में बहुत से फाइनेंशियल मसला थे तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था। अभी माशाल्लाह से मैं घर को भी सपोर्ट कर रही हूँ और अपना एजुकेशन भी मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसको मास्टर्स करवाया और मेरे भाई भी थे तो उनको पढ़ाया है मैंने। ख़वातीन जहाँ कहीं पे भी निकलती हैं तो उनके लिए मसला होता है, मसला उनके वक़ार का होता है, मसला उनके लिए मज़हब का होता है, मसला उनके लिए कल्चर का होता है, उनके सोशल नॉर्म्स का होता है। लेकिन जब वो बाहर निकल के अपने लिए कुछ करती है जिसमें उसे उजरत मिले, थोड़ा बहुत अपने बच्चों का देखभाल करे, तो वहाँ पे वक़ार भी है, वहाँ पे कल्चर भी है, वहाँ पे मज़हब भी है, वहाँ सब कुछ है उसके लिए। आमना कहती हैं कि ख़वातीन को अपने बारे में खुद फैसला करने की आज़ादी नहीं, यही सबसे बड़ा मसला है। कुछ सियासी लीडर्स बन के आते हैं हमारे सामने लेक्चर देने के लिए, कुछ मजहबी लीडर्स आते हैं हमारे सामने लेक्चर देने के लिए, हमें सोचने के लिए मौका ही नहीं देते हैं कि हमने क्या करना है एज अ खातून। लेकिन आमना और उनकी साथियों ने अपना रास्ता खुद चुना है और पुरज़्म है कि अपने मुल्क की दूसरी ख़वातीन में भी खुद इन्हिसारी और माशी खुद मुख्तारी की अहमियत का एहसास उजागर करके रहेंगी। ये था आज का व्यू 360। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।